जैसे आएगा। शालिनी जी आप आ चुकी हैं? आप लोग आ जाएं तो फिर बातचीत शुरू की जाए। नमस्कार, ओम शप्रा जी, डॉक्टर सुनीता, दिनेश ने जी नमस्कार, नमस्ते पूनम जी, नमस्ते विनय जी, डॉक्टर सुनीता। अच्छा फैन ऑफ करवा दूं सुनीता जी, फैन ऑफ। नमस्ते तेजराज जी, शालिनी जी, रजत जी नमस्कार। ओके बंद करा दिया सुनीता जी। जितेंद्र सर नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया सुधांशु सर। अपनी बातचीत शुरू की जाए। शालिनी जी मेरी आवाज आ रही है? सुनीता जी, शालिनी जी कृपया बताएं मेरी आवाज आ रही है? ओके थैंक यू। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी बातचीत शुरू करनी चाहिए। मैं सोनी पांडे, मेरा रंग में आज आप सभी लोगों के सामने हूँ। सबसे पहले मैं शालिनी जी और मेरा रंग को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आज पूरे 1 महीने बाद मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। ये जो समय है वो इतना अवसादी समय है कि खुद को बहुत सकारात्मक रखने में बहुत मुश्किलें आ रही थी, खासतौर पे मेरे लिए। चारों तरफ का जो दृश्य है मेरे आसपास, उषा मैम, संदीप, आप सभी को का स्वागत है। बिल्कुल मैं अपना परिचय दे रही हूँ सुनीता जी। दरअसल ऑनलाइन आना भी मेरे लिए बहुत चुनौती था और इस विधा से भी मैं बहुत परिचित नहीं थी। बड़े संकोच के साथ मैंने शालिनी जी को स्वीकृति दी और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप सबसे बात कर रही हूँ। उषा दी मेरे सामने हैं। थोड़ी सी भावुकता भी है कि 1 महीने बाद दोस्तों से मेरा रंग के माध्यम से संवाद कर पा रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ही रहा। ऋचा जी नमस्ते। ऐसा ही रहा तो पता नहीं हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करना भी न भूल जाएं। प्रज्ञा दी, प्रतिभा, आप सभी को नमस्कार। मैं सोनी पांडे, उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है पूर्वांचल, वहाँ से हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ पूर्वांचल का वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आजमगढ़ जनपद। आजमगढ़ जनपद को कई मायनों में जाना जाता है। ये साहित्य, संस्कृति और राजनीति का आप कह सकते हैं कि पूर्वांचल में गढ़ है। आजमगढ़ साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही समृद्ध जनपद है। खड़ी बोली हिंदी पद्य के प्रवर्तक हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, कुलविंदर जी नमस्कार। महान यायावर घुमक्कड़ राहुल सांस्कृत्यायन जी, मलयत जी, ये वीएन राय जी अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो हैं। वर्तमान में मैं कुछ नाम और लेना चाहूँगी। समकालीन कवि मृत्युंजय, आलोचक रामायण राम जी, ये सारे लोग हमारे जनपद से हैं। पत्रकार श्वेता यादव और अब तो सुनीता जी भी हमारे जनपद से जुड़ चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही समृद्ध जनपद है। प्रतिभा बहुत अच्छा लिख रही हैं, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अच्छा लगता है जब आपको आपके शहर के लोग सुनते हैं, आपके शहर के लोग आपसे जुड़ते हैं। नमस्ते ऋचा जी, तो वंदना जी नमस्कार। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आजमगढ़ जनपद में रह करके लिखना एक स्त्री होने के नाते एक किस तरह का अनुभव था। मैं चाहूँगी कि इस पे आपके प्रश्न होंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी मुझे अपने उत्तर देने में। और रचना पाठ से ज़्यादा मेरा रंग के माध्यम से आज मैं आप लोगों से संवाद करना चाहती हूँ।
नमस्ते मीना मैम, मीना बुद्धिराज जी। तो मैं चाहूँगी कि आपके प्रश्न आएंगे। विजय श्री जी, नमस्कार। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करते हुए। आप लोगों को मैंने अपना संक्षिप्त परिचय दिया कि मैं सोनी पांडे आजमगढ़ से हूँ। उत्तर प्रदेश का जो बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, एक छोटा सा जनपद है, लेकिन साहित्य, संस्कृति, कला के क्षेत्र में बहुत ही अपनी जो है एक बेहतरीन पहचान रखता है। यहाँ बुनकरों का एक बहुत ही समृद्ध इलाका है। मुबारकपुर की साड़ियाँ जो हैं वो पूरे देश में अपनी पहचान रखती हैं। हालांकि यहाँ के बुनकर जो हैं, राजबन जी नमस्कार। पूरा जो ये जो मुबारकपुर के हमारे जो बुनकर हैं उनका एक बहुत बड़ा संघर्ष है, क्योंकि प्रतिमा जी नमस्कार, क्योंकि इनका जो बेल्ट है वो बनारस से शुरू होकर के मऊ मुबारकपुर में आकर के समाप्त होता है। इस पर बहुत ही खूबसूरत उपन्यास लिखा है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने, झीनी झीनी पीनी चदरिया, जिसमें जो है बुनकरों की समस्याओं पे काफ़ी बातचीत की गई है। तो यहाँ के बुनकरों पे मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहती हूँ कहीं पर भी कि इनकी जो कला है वो बहुत ही समृद्ध है, और बनारसी साड़ियाँ जो उसका उत्पाद होता है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर हाँ बिल्कुल उषा दी, आप गई हैं वहाँ पे, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे उस क्षेत्र की मिट्टी को छू करके गईं। तो उन बुनकरों की पहचान जो है वो बनारसी साड़ियों के बुनकर के तौर पे भी नहीं है। वो 1/3 प्रोडक्शन जो बनारसी साड़ियों का है वो मुबारकपुर में होता है, और अभी जब नई तकनीक आई है तो काफ़ी कुछ नया बन रहा है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ तक नहीं जा रही हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बुनकर भाइयों पे भी बात करूं। मैं उन्हें बुनकर नहीं मानती, उन्हें एक सांस्कृतिक योद्धा मानती हूं, जो मेरे इस जनपद को समृद्ध करते हैं अपनी उन बुनकर की कला के माध्यम से। और बिल्कुल मीता दास जी आजमगढ़ में काफ़ी आज़मी साहब भी रहे हैं। मिज़वा में उनकी बेटी शबाना आज़मी जी बहुत बड़ा काम कर रही हैं। बालेश्वर जी, लेकिन वो गाजीपुर के, बालेश्वर जी गाजीपुर के थे। यहाँ से बिरही विश्राम जी भोजपुरी में बड़े जो हैं भोजपुरी के गायक हुए हैं। विनय जी नमस्ते। दीप्ति जी, तो मैं बात कर रही थी कि उनको मैं एक लोक कलाकार के तौर पे मानती हूँ, जो हमारी विरासत है उसको समृद्ध करते हैं। ऐसे ही हमारे आजमगढ़ का इस्लामाबाद विश्व प्रसिद्ध ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है, लेकिन वो भी दुनिया के सामने नहीं है। और ये बात मैं बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि जब मीडिया उसको कहती है, पापोरी जी नमस्कार, सुमन मैम नमस्ते, तो जब आतंकगढ़ कहती है तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। मेरी बड़ी प्रिय कथाकार हैं किरण सिंह जी, उनकी एक कहानी है द्रौपदी पीक। द्रौपदी पीक में जो कथा में जो मुख्य पात्र है, उससे जब वो पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हारा घर यदि संजरपुर में हो तो भी बता दो, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे समय के इतनी महत्वपूर्ण कथाकार जो है आजमगढ़ के किस्से का उल्लेख किस तरह करती है। तो ये बताता है कि कितना तकलीफ सहा है हमारे जो है जनपद के युवाओं ने। करघे पर चादर बुनती हैं ऋचा जी, बिल्कुल बहुत सुंदर बात है। आपके बिल्कुल बगल में बनारस में रह, बिल्कुल प्रतिमा जी इंतजार रहेगा, हम जरूर मिलेंगे। तो मीता जी ने कहा था कैफी आदमी साहब यहाँ से हैं, तो मैं उनके उस पर थोड़ी सी बात रखूंगी कि कैफी आदमी साहब का जो गांव है मिजवा में उनकी बेटी शबाना आज़मी, मतलब ये अनुकरणीय है कि कैसे कोई अपने गांव, अपने घर, अपने समाज से जुड़ता है, अपनी ज़मीन से जुड़ता है, और कैसे एक सेलिब्रिटीज़ पिता, एक बड़ा शख्सियत जो है अपने बच्चों को अपनी ज़मीन से जोड़ता है। ये सीखने लायक चीज़ है कैफी आदमी साहब से कि उन्होंने कैसे शबाना जी में वो बीज रोपा, और शबाना जी ने मिज़वा को एक हब बना दिया है चिकनकारी का। मिज़वा में समझिए कि हर घर में स्त्रियां जो हैं वो चिकनकारी का काम करती हैं, और बहुत बड़ी पैमाने पे वहाँ पे चिकनकारी का काम हो रहा है, हर घर में रोजगार है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी सेलिब्रिटीज अपनी क्षेत्र, अपने घर, अपनी मिट्टी को समृद्ध करना चाहे तो कर सकता है। शबाना जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो निरंतर जो है अपने इसके लिए करती हैं।
मीता दी, बलमा जी को लिखने की प्रक्रिया के बारे में बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल मीता दी, मैं उस पर बात करूँगी, बलमा जी का स्टूडियो पे। दरअसल बलमा जी का स्टूडियो जो कहानी है वो मेरे जन्म के बाद, मेरी समझ के बाद से ही वो कहानी मेरे जीवन में जो है, मुझे लगता है कि वो बढ़ती चली गई। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, बलमा जी भी मेरे साथ साथ ही बड़ा हो रहा था। वो मेरे गांव समाज का एक ऐसा पात्र है जो कि हर दिल अजीज होते हुए भी शुक्रिया मेरा रंग, और मुझे अपनी बात कहने के लिए आपने अवसर दिया। तो उषा दी, धन्यवाद आपका। बिल्कुल मीना जी, मैं आपकी बात पे अपनी बात रखूंगी, आपके प्रश्न पे भी। तो मीता दी, बलमा जी जो पात्र, मैं पहले मीता जी की प्रश्न का जो उत्तर दे लूं, फिर मीना मैम का। तो बलमा जी एक ऐसा पात्र था, जैसे मैं कह सकती हूँ कि 90 से 2000 का जो दशक था, जिसमें हम किशोर व उम्र में थे, और जहाँ चूड़ीहारों से, फेरी वालों से, गांव में आते थे, उनसे लड़कियों को बहुत ही एक खास सा लगाव हुआ करता था। लड़कियां इंतजार करती थीं कि वो फेरी वाला आएगा फलां, और तो उससे हम ये सामान लेंगे। वो अक्सर लड़कियों के साजो श्रृंगार के सामान लेके आते थे। वो अक्सर लड़कियों के लिए सिलाई बुनाई कढ़ाई के सामान लेके आते थे। और जब भी मैं छुट्टियों में गांव जाती थी तो मैं अपनी गांव की, अपने टोले मोहल्ले की उन लड़कियों से कनेक्ट हो जाती थी। नमस्ते गीता जी, गीता पंडित जी, नमस्कार मैम। तो बलमा भी एक ऐसा ही स्टूडियो था जिससे लड़कियां बिल्कुल उसी तरह कनेक्ट थी। वो पेशे से फोटोग्राफर, और बड़ी बड़ी खूबसूरती से वो तस्वीरें खींचता था। वो कितनी भी लड़की जो है, शारीरिक जो उसका सौंदर्य भले ही वो बहुत आकर्षक ना हो, लेकिन वो इतने बेहतरीन ढंग से उन लड़कियों से संवाद करता था कि हर लड़की खुद को खास समझने लगती थी। तो पता नहीं क्यों मुझे उन दिनों तो वो बड़ा बुरा लगता था। जैसा कि कहानी में जिक्र है, आप सबने सुना ही होगा कि किशोर उम्र में जब मैंने उसे देखा कि मेरे, मतलब वो कहानी आप कह सकते हैं कि वो 1/3 हकीकत है, बाकी सब मेरी कल्पना है। तो उसमें कैसे वो लड़कियों से कनेक्ट होता था, कैसे लड़कियों को प्रेम पत्र लिखता था, और वो सारी चीज़ें, मतलब एक मेरे अंदर जो था वो एक अजीब सा उसको लेकर के रहता था कि अरे ये तो बड़ा गंदा काम करता है। एक साथ 4-4 लड़कियों को उसने जो है परेशान कर रखा है, उनको पटा रखा है। लेकिन बलमा जी के इर्द गिर्द जो एक दुनिया थी स्त्रियों की, जहाँ पे कि उनको आज़ादी ही नहीं थी। लड़कियां फोटो खिंचाने के लिए, आपको यकीन नहीं होगा कि चुपके से जाती थी। जब स्कूल जाते थे, मेरा गांव जो है, आपको थोड़ा सा बताऊं, मूलतः मेरा पैतृक गांव, मेरे पिता का गांव जो है, मेरी गर्भनाल जहाँ गड़ी है, वो गाजीपुर जनपद का परगना पश्चिमोत्तर गांव सराय मुबारक, और ठीक उससे ही सटा हुआ गांव है उनका, राही मासूम रजा साहब का। बहुत बार लोग कहते हैं कि आपकी कहानियों में, आपकी भाषा में, हेलो नताशा, चंडी दत्त जी नमस्कार, रत्नेश्वर जी नमस्कार, आप लोग हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। तो कई बार मुझसे लोगों ने कहा कि राही साहब की भाषा आपके साथ आती है। तो मेरे तो गांव ही वही है, गंगौली बगल में, मेरे गांव बगल का गांव है। मेरे पिताजी ने हाई स्कूल गंगौली से किया है। तो वो एक बड़ा ही समृद्ध क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी। थैंक यू राजवन जी, धन्यवाद। तो मेरी भाषा अगर आती है राही मासूम जी के कुछ भी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक बार मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप वहाँ से काफ़ी कनेक्ट हो जाती हैं। तो हमारा तो क्षेत्रीय एक ही है, हम तो एक ही जगह के लोग हैं, कि मिट्टी के लोग हैं। मेरे गांव की सीमा से सटा हुआ गंगौली गांव है। ताराशंकर जी नमस्कार। तो जब मैं बलमा जी पे बात करती हूँ, तो वो पूरा का पूरा वो जो मेरा गांव समाज है, जो सांस लेता था, जो उसकी साझी संस्कृति थी, जो उसकी साझी विरासत थी, ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे 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 जो है एक बलमा के साथ साथ ही, उसके फोटोग्राफी की कला के साथ साथ ही कैसे कैसे खत्म होती जाती है। वो एक पूरा कारमा मेरे सामने से गुजरा। फिर 98 में शादी के बाद से मेरा जो जुड़ाव था वो गांव से टूट गया, क्योंकि पिताजी की मेरी नौकरी जो थी वो मऊ में थी, मऊ जनपद में, और गांव मेरा जो है वहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है मऊ से। हाँ, हालांकि हम निरंतर गांव से जुड़े रहे अपने।
लेकिन शादी के बाद पूरी तरह गांव जुड़ गया। शादी के बाद शादी जो मेरी हुई वो मूलतः ये लोग बलिया जिला के रहने वाले थे, इन लॉज, लेकिन रहते आजमगढ़ में थे और पिछले 20-22 सालों से मैं आजमगढ़ में ही हूँ। लेकिन यहाँ का जो पैतृक गांव है बलिया जिला का, उससे इनका बहुत कनेक्शन नहीं था। ये लोग गाहे बिगाहे ही गांव जाते हैं, गांव से बहुत जुड़ाव नहीं है। और इस तरह धीरे धीरे मैं गांव की जो मेरी जड़ थी उससे टूटने की, उससे छूटने की एक जो तड़प थी वो बलमा जी के साथ साथ वो चल रही थी। और जब शादी के 7-8 सालों बाद मैं अपने गांव गई तो मैंने देखा कि मैम, सुमन मैम, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो कुछ, यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है, मुझे आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो जब मैं गई 7-8 सालों बाद तो मैंने देखा कि वो पूरा का पूरा मेरा गांव समाज जो है बदल गया। जब ये मुलायम सिंह की सरकार ने जब बच्चों को लैपटॉप बांटा तो हर गांव में, हर घर घर में जो है एक नई तकनीक पहुंची। जो दरवाजे हमेशा शाम सुबह खुले रहते थे, दोपहर में भी केवल इसलिए बंद होते थे कि एक सन्नाटा होता था, बच्चे बाहर न निकले, वो दरवाजे बंद होने लगे। अब लोगों में वो जुड़ाव नहीं रहा। लड़कियां जो थीं वो भोजपुरी बोलने में शर्माती थीं। मेरे समय भोजपुरी में बोलती थी और वो लड़कियां जो थीं महज 7-8 सालों बाद ही वो मुझसे बात करती थी खड़ी हिंदी में। वो दिखाना चाहती थी कि नहीं, अरे हम तो बहुत अब आगे निकल चुके हैं। अच्छा था कि गांव के आसपास स्कूल खुल गए थे। उस टाइम में स्कूल नहीं थे, बाजार नहीं था, लेकिन गांव की मैंने देखा कि बाहर ही बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, आसपास बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं। और जो हमारे गांव का जो केंद्र है, जो हमारे उस क्षेत्र का महारे पट्टी चट्टी, जहाँ की पंचमुखी शिवलिंग, ऐसी मान्यता है कि पूरे उत्तर भारत में वही है, जहाँ नमस्ते एकता जी, जहाँ पे ऐसी मान्यता है कि दशरथ जी ने श्रवण कुमार को वहीं पे जो है तीर मारा था। लेकिन इतिहासकार या पुरातत्वविद्ता, या हालांकि ये तो मिथक कथा है, इसको नहीं मानते, लेकिन खुदाई के दौरान जो है वहाँ पे पंचमुखी शिवलिंग निकला। तो माना जाता है कि शिल्पी जी नमस्कार, कि जो है पूरे उत्तर भारत में एकमात्र वहीं पे है शिवलिंग। तो वहाँ पे सावन में शिवरात्रि के समय में, नहीं सावन में तो लगता ही है मेला, शिवरात्रि के समय एक बहुत बड़ा मेला लगता है जहाँ पे कि पूरे क्षेत्र के लोग आकर खरीदारी करते हैं और बहुत दिनों तक चलता है। लेकिन अब तो मैंने देखा कि वहाँ ढेर सारी दुकानें खुल चुकी थी। गीताश्री दी नमस्कार, आप आई, बाहर आए, आपका इंतज़ार था। आप इस शो की सबसे बेहतरीन जो हैं श्रोता हैं और हम सबको काफ़ी कुछ आप बताती रहती हैं, काफ़ी कुछ सिखाती रहती हैं, हमारी अग्रजा हैं। दीदी ये साड़ी नहीं है, ये बहुत प्यारा सा दुपट्टा है मधुबनी पेंटिंग का, गीता दी, जिसे उषा दी ने मुझे दिया था जब मैं आयाम के कार्यक्रम में गई थी। तो मैं इसलिए इसको ले आई कि मुझे उषा दी और आप लोगों से बहुत प्रेम है, बिहार वालों से बहुत प्रेम है, इसलिए उत्तर प्रदेश ने जो है बिहार का ये प्यारा सा तोहफा आज दुपट्टा अपने साथ रखा है। कोई नहीं। हाँ उषा दी आप बता रही हैं पंचमुखी शिवलिंग पटना में भी है। जी जी जी, ओके, धन्यवाद सुमन दी। तो जो है वो पूरा हमारा जो क्षेत्र था है महारे का, जिसे महाहर शिव के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे एक कर्मा का ताल, जिसे करम ताल कहा जाता था, वो है। अब तो चीज़ें सिकुड़ गई हैं। और नमस्ते विभा दी। तो वहाँ पे एक पूरा का पूरा बाजार डेवलप हो चुका था। वहाँ बहुत सारे डिजिटल स्टूडियो खुल चुके थे 2-3, और मैं ढूंढ रही थी कि वो कहाँ स्टूडियो गया बलमा जी का, जहाँ मैं अपने बड़े पिताजी की लड़कियों के साथ उनके स्कूल जाने के बाद चुपके से आकर के फ़ोटो खिंचवाती थी। और वो लड़कियाँ घर में भी नहीं जल्दी बताती थी कि हम जो हैं अरे तोहफा तो तोहफा है, और वो भी एकदम बहुत प्रिय आप लोगों का। बिल्कुल, मिथिला का स्वागत है विभा दी। नमस्ते गौरव जी, बिल्कुल आप सब आए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से रूबरू हो करके। तो ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ पे ख़त्म हो रही थी, और बलमा जी का स्टूडियो लिखने की जो प्रक्रिया थी वो पूरे एक दौर के ख़त्म होने की पीड़ा थी। मैं एक बहुत ही अंतर पीड़ा से गुजरी हूँ उस कहानी को लिखते हुए, जहाँ मेरा गांव खत्म हो रहा था। अब
जो गांव हम देख रहे हैं वो पूरा, हालांकि इस गांव का कुछ कुछ जिक्र करती हैं उषादी अपनी कहानी दूबधान में भी, कि वो गांव जो है कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं, लेकिन अब तो वहाँ वो सबुजनी भी नहीं रही जो दूबधान लड़कियों के। मैं अक्सर भावुक हो जाती हूँ। थैंक यू प्रतिभा, कि नहीं है कि जो अगर मेरी माँ नहीं रही तो मेरे आंचल में दूबधान डालने वाली कोई सबुजनी नहीं रहेगी। तो ये पूरा वो जो पूरा मेरा लोक था वो खत्म हो रहा था, और उस खत्म होने के साथ ही, वो मेरे गांव के खत्म होने के साथ ही बलमा जी के स्टूडियो की रचना प्रक्रिया शुरू होती है। तो वो कहानी अगर मैं कहूँ कि मेरे जीवन की सबसे, जिससे मैं सबसे ज़्यादा खुद को जुड़ा हुआ मानती हूँ, वो कहानी है जी। और किसी का प्रश्न? दरअसल विजय श्री जी, मैं जहाँ रहती हूँ मेरे घर के पीछे खैरातपुर गांव है, सम्मोपुर गांव है, गोपालपुर गांव है। मैं पढ़ाती जहाँ हूँ सठिया में ड्रॉप आउट बच्चियों को, वो सारी बच्चियाँ ड्रॉप आउट हैं, सब गांव से हैं। और अर्चना अनुप्रिया जी नमस्कार। और इस तरह से मैं हमेशा गांव से जुड़ी रहती हूँ, और बच्चियों के साथ भी, जिन बच्चियों को मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, झुल्लन चाचा नहीं, लल्लन चाचा। हाँ, ये सारे पात्र जो हैं जीवंत पात्र हैं संदीप। बिल्कुल मीना मैम, धन्यवाद गीता दी। हाँ, पहले तो मैं लल्लन चाचा संदीप बता दूं आपको कि संदीप जी, लल्लन चाचा एक जीवंत पात्र हैं और बड़ी छेड़छाड़ करते थे, और मेरे पिताजी उनसे बड़े नाराज रहते थे। तो मैंने कहा ले आओ इन्हें, मैं हमेशा के लिए इस कहानी में अमर कर दूं। तो लल्लन चाचा बहुत खुश होते हैं जब मैंने उनका जिक्र किया। मीना मैम, आपने कहा कि स्त्रियों की सामूहिकता, तो मैं अक्सर पढ़ती हूँ अपने वरिष्ठों को, और उसमें जो है दूबधान, बिल्कुल दी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है उषा दी। तो जो स्त्रियों की साझी एकता, मुझे लगता है कि जब अगर मुझसे कोई पूछता है कि क्या है, किसे आप पहली कविता मानेंगे स्त्री मुक्ति की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सदियों पहले मेरी दादी की दादी की दादी, जो परदादी थी, वो जब पितृसत्ता के आंगन में बैठ करके जब वो गीत गा रही थी कि ई वेदना हमें ना सहाला, पिया के लाल कैसे कहेंगे, मुझे लगता है कि स्त्री के प्रतिरोध की ये सबसे पहली कविता थी। जब पितृसत्ता के आंगन में बैठ करके पुत्र के जन्म पर स्त्रियां ये गीत गा रही थी कि ई वेदना हमें ना सहाला, पिया के लाल कैसे कहेंगे। अब सोचिए ये कितना बड़ा प्रश्न था कि दर्द हमने सहा, पुत्र को जन्म देने की प्रसव पीड़ा हमने सही, और ये तुम्हारा पुत्र कैसे हो गया। तो जो एक अपने नाम की, अपने आइडेंटिटी की, अपनी पहचान की, अपनी शिनाख्त की जो एक छटपटाहट थी, मैं उनको इन गीतों में पाती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि स्त्रियां जो गारी कहती हैं, गारी गाना, जिसमें कि एकदम से वो अपने बिल्कुल, वन्ना जी नमस्ते। वन्ना जी, मैं बात करूँगी उस पर भी। मैं मीना मैम के प्रश्न का उत्तर दे लूँ कि मतलब जब स्त्रियां जो हैं, जिनको अपनी शनाख्त की, जिनके पास अपना नाम नहीं था, अगर एक स्त्री की मृत्यु होती थी तो मैंने पाया कि फला की माँ मर गई, फला की बेटी मर गई, फला की सास मर गई, फला की पुत्री मर गई, वो कौन मरी है उसकी कोई शनाख्त नहीं थी। नमस्ते निर्जा मैम। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम ये था कि जब एक स्त्री, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मृत्यु मेरे नाम के साथ हो, जब मैं मरूं तो लोग कहें कि हाँ ये सोनी पांडे की मृत्यु हुई है। तो एक सबसे बड़ी जो समस्या थी अपने शनाख्त के, अपने होने के, अपने वजूद की, वो थी हमारे साथ। तो मैंने जब इस दिशा की ओर सोचना चाहत, मैं सोची थी स्त्रियां गाली क्यों गाती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा अपने ही अंगों को, अपने ही जो उनके शरीर के अंग हैं, थैंक यू प्रज्ञा दी, उसका जिक्र करती हैं बार बार वो। तो मुझे लगता है कि वो जो उनकी दमित इच्छाएं थी, आखिर उन कहाँ लिखें। बाद में आप बहुत सारी हमारी जो वरिष्ठ लेखिकाएं मेरी हैं, जिन पे होता है कि देव विमर्श लिख रही हैं, तो मुझे तो लगता है देव विमर्श की वो सारी की सारी कहानियाँ उन गालियों से शुरू हुई। और मैं गीता दी से इसका ध्यान चाहूँगी कि जब वो बार बार एकदम
अपनी यौनांगों को, अपने अंगों को पर जो है बार बार गालियां देती हैं और उनका खूब फुहड़पन के साथ प्रयोग करती हैं। जिन्होंने भी गांव की उन गालियों को सुना होगा, उन गीतों को, तो मुझे लगता है देह विमर्श की जो पहली कहानियां थी, पहली कविताएं थी, वो स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला वो गीत था। बिल्कुल दी। तो इसी तरह से वो जो हमारी स्त्रियों के जो गाए जाने वाले गीत थे, वो स्त्रियों के प्रतिरोध की पहली कविता थी। और मैं स्त्री प्रतिरोध की जब कविता का जन्म काल जब मैं देखती हूँ, तो मैं मानती हूँ कि वो हमारी जो हमारी पुरखिन थी, जो पितृसत्ता के आंगन में बैठ करके ये सारे के सारे, बिल्कुल गीता दी, सहमत हूँ आपसे। तो ये सारी चीजें, हाँ, गाली और गारी, वो गाली भी कहते हैं, गारी भी, हमारे यहाँ गारी कहते हैं भोजपुरी में। तो ये सारी चीजें जो थी वहाँ से मुझे बार बार कनेक्ट करती थी। और मैंने फिर देखा कि वो जसार जो है वो जांता पीसते हुए एक साथ एक समूह में गा रही हैं, वो उखल में धान कूटते हुए एक साथ गा रही हैं, वो ढेकली में धान कूटते हुए एक साथ गा रही हैं। यहाँ तक कि जब मृत्यु होती थी तब भी मैं देखती थी कि स्त्रियां एक समूह में बैठ करके और बकायदे राग कढ़ा के सबके नाम ले ले करके एक बकायदे उसके जीवन का पूरा आद्यंत जो है उसके जीवन की सारी चर्चाएं करते हुए गाती थी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, छिनरपन शब्द आता है। तो वो जो सारी चीजें हैं, मैं देखती थी कि ये स्त्रियों की एक साझी एकता, एक साझी विरासत, एक साझी जो संस्कृति थी, जिसके दम पर उन्होंने पितृसत्ता के जो तमाम बंधन थे, तमाम बंदिशें थी, वो सारी चीजें जो थी स्त्रियों ने वहां पे आकर के जो है एक दूसरे के कंधे पे अपना सिर रख करके आंसू बहाए, गीत गाए, और इस तरह से जो है उन्होंने अपने दुख को कम किया। हाँ, शादियों में छठी में गाली गाई जाती है। मिथिला में ढहकन कहते हैं। अरे वाह, एक नया शब्द मैंने जाना, मिथिला में ढहकन। वैसे अब मैं मैथिली सीख रही हूँ काफी, दीदी से बात करते करते। हाँ बिल्कुल, मटकोड़ा में तो मतलब हद हो जाती है शालिनी जी। मैं तो कभी कभी भाग जाती हूँ, भाभियाँ इतना गाती हैं कि। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे इन लोकगीतों के खत्म होने का एक संकट है, जिसको बचाया जाना बहुत जरूरी है। और अभी इस एकांत में बिल्कुल विभादी, ये हमारे अपने होने का प्रतीक है। और ये जो विभादी बहुत काम करती हैं, इस पे मैं हमेशा देखती हूँ कि लोकगीतों पे, उसके संरक्षण पे काम करती हैं। और इसका संरक्षण होना भी चाहिए लोकगीतों का, क्योंकि यदि लोक संस्कृति मर गई, अभी देखिए मैं इसको कनेक्ट करती हूँ, अभी जो पलायन का दौर चल रहा है महानगरों से, हमारे उनका मजदूर वर्ग का, वो गांव की ओर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गांव हमें बचा लेंगे। हालांकि ये इस पे बहुत सारे बहस के मुद्दे हैं। गांव बचा लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक भरोसा है कि उनकी जमीन उनको बचा लेगी, उनकी मिट्टी उनको बचा लेगी। तो इस वक्त कोरोना के समय में, जी बिल्कुल विनय जी, कोशिश रहेगी। तो इस कोरोना के समय में बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है मुझे कि हमें अपने जड़ों की तरफ लौटना होगा। जो हम भाग रहे थे, निरंतर भाग रहे थे, बिल्कुल। तो जो भाग रहे थे हम, उसमें जो है हमें एक बार एक सीख तो मिली ही कि हमें किसी भी हाल में अपनी जड़ को, अपनी जमीन को, अपनी संस्कृति को बचानी होगी, तभी हम बच पाएंगे। अभी मैं अपना एक अनुभव बता रही हूँ। मेरी मिक्सी जल गई और उसी बीच मेरे हाथ की नसों में खिंचाव आया। अब संकट ये था कि बहुत समय से जो है समधी को, हाँ, मड़वा में समधी को भी गीत गाते हैं जी सर। तो बिल्कुल, तो ये जो मैं आपको बता रही थी, उसमें क्या हुआ, मैं सिल बट्टे पे जब मैंने पीसना शुरू किया तो मैंने पाया कि बिना इलाज के मेरी नसें ठीक हो गई। तो यानी कि जैसे जैसे हम अपनी उन चीजों को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल मनिका मोहिनी मैम, जड़ों की ओर लौटना ही होगा। मैम, जड़ों की ओर लौटने का मतलब मनिका मैम, ये बिल्कुल नहीं है कि हम आदिम हो जाएं, लेकिन अपनी वो जो पुरानी चीजें हैं, कुछ चीजों को हमें बचाना होगा। हम बिल्कुल भाग रहे हैं और इस भागने के क्रम में हम बहुत सारी चीजों को नष्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो है
हम अपनी प्रकृति को जो है पहुंचा रहे थे। और हम ये भूल जाते हैं कि जब हम अपने संसाधन, अपने उपभोग के बढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को खत्म करके और एक चीज़ जो है बनाते हैं। तो ये जो अति उपभोक्तावाद था हमारे अंदर, वो जो है हमें अपनी जड़ों से काटता जा रहा था। हम केवल अपनी चीज़ों को बटोरने में, संग्रहित करने में, एक कपड़े तो कितनी ज़रूरतें, हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, मनुष्य, हमारी बेसिक ज़रूरतें कितनी हैं। आज उन्हीं, जब लॉकडाउन के टाइम में हम अपनी उन्हीं बेसिक चीज़ों के दम पे तो अपने घर में हैं। अभी कितना कुछ हमने जो है अपने आप को सहेजना, अपने आप को रोकना, अपने आप को संयमित करना कितना सीख लिया हमने। मैं सिलबट्टे से भी काम चला ले रही हूँ, हम एक सब्जी बना के भी काम चला ले रहे हैं। हम कम से कम चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई बहुत तड़प नहीं है उसके लिए। तो फिर आखिर क्यों हम इतना दोहन कर रहे थे प्रकृति का? तो इस समय, ये समय जो हमारा है वो आत्म मंथन का भी समय है। हमें थोड़ा सा सोचना तो होगा ही। और मुझे लगता है कि जो इसको देखने वाली जो हमारी पीढ़ी है, कम से कम ये हमारी पीढ़ी तो थोड़ा सा बदल जाएगी ही। और ये जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, ये भी खुद को थोड़ा सा तो बदलेंगे ही। हाँ योगिता जी, बिल्कुल। और शुरुआत में तो पुरुष घर के बड़े प्रेम से हमारा सहयोग कर रहे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है उनका मन उचट रहा है संस्कृति बचाकर आगे बढ़ना। बिल्कुल वंदना जी, भात कहानी प्रक्रिया पे बात करना चाह रही थी, उस पे। तो भात कहानी पे बात करते हुए मेरे साथ सबसे जो मज़ेदार वाक्य होता है मेरी कहानियों के साथ, अच्छा, सुरमा भोपाली वाले झुल्लन के बारे में। ओहो, नहीं, झुल्लन का बहुत जिक्र, वही ना जो ट्रैक्टर चलाता है झुल्लन। हाँ संदीप, मैं समझ गई। मुझे लग रहा था आप लल्लन चाचा के बारे में बात करना चाह रहे थे। ओके जी विनय जी। तो भात कहानी जो है पे बात करने से पहले मैं एक मज़ेदार वाकया बताऊं कि मैं, जब भी मेरी कोई कहानी प्रकाशित होती है तो उसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि पाठक वर्ग जो है सबसे पहले मुझसे जो सवाल करेगा, वही कहेगा आपकी आत्मकथा है। तो मुझे ये लगता है यार, सारी कहानियां मेरी आत्मकथा ही थोड़े हो जाएंगी। अरे मैं कहीं किसी कहानी में हो सकती हूँ, हो सकता है कहीं जीवन का अंश आ जाए, लेकिन हर कहानी में मैं रहूं ये तो जरूरी नहीं है। तो स्त्रियों के लेखन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो ये है, वो ये है कि उसकी हर कहानी को उसके जीवन का अंग मान लिया जाता है, या उसकी आत्मकथा का हिस्सा मान लिया जाता है। तो भात कहानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब ये कहानी जनसत्ता में छपी तो बहुत सारे पाठकों का फ़ोन आया कि मैम सर, आपकी माँ नहीं है। मैंने कहा अरे नहीं, मेरी माँ अच्छी भली हैं, और ऐसा न कहें आप लोग, मेरी माँ मेरे जीवन का सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ा आधार है। मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी शिक्षक, सबसे बड़ी गुरु, मेरा ईश्वर सब कुछ है। और मैं तो ये कहूँगी कि मेरी भी उम्र का एक हिस्सा मेरी माँ के पास हो, और मेरी माँ बहुत सताई हूँ, बहुत जिए, और बहुत सारे लोगों के लिए वो मेरे घर में ढेर सारी चिड़ियाँ जो हैं जिंदा रहती हैं उनके भरोसे, दरवाजे पे गाय और कुत्ता जिंदा रहते हैं उनके भरोसे, गांव घर समाज में बहुत सारे लोग जिंदा रहते हैं। मेरी माँ एक ऐसी स्त्री है जिसकी थाली में पहली 2-4 रोटियां निकलने के बाद ही जो है वो अपने मुंह में ग्रास डालती है, निवाला डालती है। तो मैंने कहा ना, ऐसा न कहे, मेरी माँ जीवित हैं। भात कहानी दरअसल एक स्त्री के हक और अधिकार की कहानी है। मैंने देखा कि जो मृत्यु के बाद जो दूध के भात की प्रक्रिया होती है, दूध के भात की प्रक्रिया में सबसे अंतिम भोजन जो होता है वो घर की लड़कियों को मिलता है। जब हम लोग के यहाँ मृत्यु के समय सबसे पहले जो क्रिया होती है दाह संस्कार के बाद, घंट बंधने के बाद, वो होता है कि सारे लोग मिल करके, पुरुष जो हैं वो भात बनाते हैं, और बिना हल्दी की दाल बनेगी, मूली का कूचा, या आम का सीजन है तो आम का कूचा। और उसके बाद जो है सबसे पहले पुरुष बैठते हैं, और बैठने के बाद जो है वो दूध गिराते हैं, और दूध का भात की क्रिया संपन्न होती है। तो उसके बाद ऐसा होता है,
जी, जी, बिना जी। हो सकता है, ये बहुत सारी लोगों के बारे में ऐसी बातें हो सकती हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे दूध की भात की प्रक्रिया में बच्चे खा लिए, पुरुष खा लिए, उसके बाद जो घर की बहुएँ बैठती हैं उनको उनकी हिस्सेदारी रहती है। बहुएँ बैठती हैं, बहुएँ भी दूध का गिराती हैं। लेकिन जो बेटियाँ हैं, उसी पिता, उसी माँ के गर्भ से जन्म लेने वाली जो बेटियाँ हैं, वो दूध की भात की उस प्रक्रिया से वंचित रहती हैं। और उन्हें कहा जाता है कि जाइए आप खा लीजिए। अच्छा, कहते हैं कि बहुओं के नहाने और बेटियों के खाने से मृतात्मा को मिलता है। भाई, एक ही गर्भ से जन्म लिए हुए बेटे और बेटी में दो भाग क्यों हैं कि बेटियां खाएंगी तो मिलेगा, बहुएं नहाएंगी तो मिलेगा? तो ये सारी चीजें मुझे बहुत कचोटती थी कि ये जो है, हाँ, दुद्धा का भात भी कहते हैं वसुंधरा जी। तो ये जो चीज थी, मैंने अपनी सास की मृत्यु के समय देखा, और भी बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि बेटियां किस तरह अलगा दी जाती हैं पितृसत्ता में, मृत्यु भोज तक की व्यवस्था में, और अपने ही घर में लड़कियां जो होती हैं उनको पराया बनाया जाता है। तो दूध के भात की कहानी जो है वो ऐसे ही मेरे दिमाग में आई और मैंने इसको लिखा। दरअसल ये पितृसत्ता का जो दोहरा मानदंड है स्त्रियों और पुरुषों के लिए, ये उसकी कहानी है। ये स्त्री के अधिकार की कहानी है, ये विमर्श की कहानी नहीं है। हम समानता की मांग करते हैं, और समानता तब तक नहीं आएगी जब तक हमारे समाज से इस तरह की ये जो जो परंपराएं ये खत्म नहीं होंगी। अगर बेटा बैठ के दूध गिराएगा और पिता को मिलेगा, तो बेटी बैठ के क्यों नहीं दूध गिराएगी? भाई, आप एक साथ बिठाइए, या फिर इन परंपराओं को ही खत्म कर दीजिए। मृत्यु का कैसा उत्सव! मुझे तो तेरे ही का जो भोज होता है उस पर भी मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि मृत्यु का कैसा उत्सव। मृत्यु तो खुद में एक बड़ा शोक है। आपका एक स्वजन, एक प्रियजन आपके बीच से जाता है, तो हम उसमें तमाम लोगों को, नाते रिश्तेदारों को बटोर करके और हम उसका उत्सव मनाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और रही बात संदीप, ऋचा जी, अंजुमन खाला पे भी बात करूंगी। संदीप झुल्लन जो है, कैसा पात्र है! आप मेरे बहुत प्रिय कवि हो संदीप, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, और बहुत उम्मीदें हैं समकालीन हिंदी कविता को आप लोगों से। झुल्लन एक जो पात्र है उस कहानी में, जिसको देख करके, हाँ दी, मैं कविता पढ़ती हूँ अभी, आपके आदेश का अनुपालन होगा। बहुत अच्छी बात है शालिनी जी, ये बिल्कुल बहुत सुंदर है। बलमा जी के स्टूडियो का आंसर, बिल्कुल दिनेश जी, सुनाती हूँ एक कविता। और वो तो झुल्लन है ना, वो एक गांव का वो लड़का है जिसके बगैर कहानियां पूरी ही नहीं होती हैं। अब बताइए, झुल्लन नहीं होगा तो लड़कियों के जीवन से वो जो प्रेम है वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। और मुझे लगता है एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है मानव जीवन में प्रेम का होना। प्रेम तो जीवन में बचा होना ही चाहिए। और झुल्लन जैसे लोग जब तक रहेंगे हमारे गांव समाज में वो जो प्रेम पत्रों की जो एक खूबसूरत दुनिया है वो बची और बनी रहेगी। तो मैं एक उषा दी के आदेश का पालन करते हुए एक छोटी सी जो है कविता सुनाती हूँ। हाँ बिल्कुल ओम शपरा जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उससे हमें अपने दिवंगत व्यक्ति के जीवन से कुछ प्रेरणा लेने के तौर पे और कुछ जरूरतमंदों को कुछ दे करके हम इसके बारे में जो है सोच विचार कर सकते हैं कि इस परंपरा को हम कैसे बदलें। मैं उषा दी के आदेश का पालन करते हुए एक कविता पढ़ती हूँ। आप सब मित्र हैं यहाँ पे, और बहुत दिनों बाद आज मैं मुस्कुरा रही हूँ। बहुत दिनों बाद आज आईने में मैंने चेहरा देखा। बहुत दिनों बाद आज मुझे लग रहा है कि हाँ, एक बार फिर से मैं सांस ले रही हूँ। अरुण कुमार जी नमस्कार। तो उषा दी के आदेश का पालन है। कविता का शीर्षक है बुरी आदतें। मैं तमाम तरह की बुरी आदतों के शिकार हूँ। मैं तमाम तरह की बुरी आदतों की शिकार हूँ। सब्जी काटते काटते कविता लिखने लगती हूँ। सब्जी काटते काटते कविता लिखने लगती हूँ। कविता लिखते दूध जला बैठती हूँ। बिना कुछ खाए भागती हूँ स्कूल केवल कविता के लिए। दरअसल कविता लिखना, कविता पढ़ना और कविता सुनाना बहुत बुरी आदत है मेरी दुनिया में। दरअसल कविता लिखना, कविता पढ़ना, कविता सुनाना बहुत बुरी आदत है मेरी दुनिया में, और मैं आए दिन कविता लिखने बैठ जाती हूँ।
और मैं आए दिन कविता लिखने बैठ जाती हूँ। इस श्रृंखला की दूसरी कविता है। बार बार ठोकरें खाकर लहूलुहान पैर लिए मैं अक्सर निकल जाती हूँ अपरिचित रास्तों पर। बार बार ठोकरें खाकर लहूलुहान पैर लिए। जी सुमन मैम। बार बार ठोकरें खाकर लहूलुहान पैर लिए मैं अक्सर निकल जाती हूँ अपरिचित रास्तों पर। रिश्ते गांठ लेती हूँ अपरिचित लोगों से। जरा सी कविता की बात सुन, उम्मीद से भरी मैं दधा कर मिलती हूँ हर उस शख्स से। बार बार ठोकरें खाकर लहूलुहान पैर लिए मैं अक्सर निकल जाती हूँ अपरिचित रास्तों पर। रिश्ते गांठ लेती हूँ अपरिचित लोगों से। जरा सी कविता की बात सुन, उम्मीद से भरी मैं धधा कर मिलती हूँ हर उस शख्स से जिसे कविता की समझ है। दरअसल कविता मनुष्यता की भाषा है, जानकर मैं मनुष्यों से मिलती हूँ। दरअसल कविता मनुष्यता की भाषा है, जानकर मैं मनुष्यों से मिलती हूँ। और एक दिन कविता के पीछे का आदमी लंबे नाखूनों से नोचते मुझे निकल जाता है। मुझे कविता के नाम पर बार बार ठगे जाने की बुरी आदत है। मुझे कविता के नाम पर बार बार ठगे जाने की बुरी आदत है। मैं चाहती थी उस शख्स से मिलना। इस श्रृंखला की तीसरी कविता है। मैं चाहती थी उस शख्स से मिलना ठीक वैसे ही जैसे कविता मिलती है कवि से। मैं चाहती थी उस शख्स से मिलना ठीक वैसे ही जैसे कविता मिलती है कवि से। आकंठ प्रेम में डूबी मैं कविता को गले लगाती हूँ और ठीक उसी वक्त मेरी पीठ पर एक खंजर घुसता है। मैं कविता को गले लगाती हूँ और ठीक उसी वक्त मेरी पीठ में एक खंजर घुसता है। यह वही हाथ है जिसने कविता लिखी थी प्रेम की। वह कवि था या प्रेमी, अभी एक अनसुलझा सवाल ही था। दर्द में डूबी मुझे कविता में छले जाने की बुरी आदत है। मुझे कविता में छले जाने की बुरी आदत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बलमा जी के स्टूडियो का पाठ किया जाए, इजाजत है आप सभी की? इजाजत हो। धन्यवाद आप सभी को, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सभी वरिष्ठों का आभार। इजाजत हो तो बलमा जी के स्टूडियो के कंस का पाठ किया जाए। सुमन जी नमस्कार। भाई दिनेश जी का आदेश है कि बलमा जी का स्टूडियो का एक कंस पढ़ा जाए, तो मैं पढ़ रही हूँ बलमा जी के स्टूडियो का एक कंस। जी धन्यवाद दिनेश जी। जी उषा दी, धन्यवाद सुमन मैम। बलमा जी का स्टूडियो का अंश पाठ आप लोग के सामने है। जिंदगी जब रात के अंधेरे बियाबान में स्मृतियों के तलछट को रेतती है, अक्सर सुख दुख राग द्वेष की घटनाएं घंटा घर की घंटी की तरह टन 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 बज उठती हैं। ननिहाल का प्राकृतिक परिवेश बड़ा मनोरम था। कल कल बहती टॉस नदी में लड़कियों के झुंड के साथ नहाना, कभी मठिया बाबा के दर्शन के लिए ऊंचे सीमेंटेड पानी की नालियों पर चढ़कर जाना, तो कभी नाना से ढेर सारी पौराणिक कहानियां सुनना याद है। पर आत्मा के किसी भी कोने में उस जमीन के प्रति लगाव महसूस नहीं करती। कारण मामा के गांव 4 बेटियों वाली मां की घोर उपेक्षा रही। समय के साथ हम परिपक्व हुए और नाते के सारे डोर ननिहाल से टूटते गए। आखिर सहने की भी एक सीमा होती है। मां नाना के मरने तक में नहीं गई, पर मेरा गांव सराय मुबारक कुछ ऐसा बसा स्मृतियों में कि आत्मा आज भी वहां नित टहलाती है। मेरे पुरखे सिकंदरपुर बलिया से यहाँ धर्मपुरा की उपधियों द्वारा धियनियां बसाए गए, पर समय ने ऐसी करवट ली कि 52 गांव 75 में हरिप्रसाद तिवारी विंध्येश्वरी तिवारी की तूती बोलने लगी। इसी प्रभाव में अम्मा के बाबा, जो मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, प्रभावित हो पहले हमारे कुल में अपनी बेटी ब्याही, पीछे बड़ी चालाकी से आजी से बाबूजी की नजर उतार 6 माह की अम्मा के ब्याह का कॉल ले गए। बात आई गई और समय चिड़िया के पंख पर बैठा फुर फुर उड़ता रहा। दरोगाइन गंगोत्री देवी को जानकर काटो तो खून नहीं। पवनपुरा के लठैत बाभनों में बेटी जाए सुनकर
सलाखे में। आंगन में विलाप करने लगी, सास का पैर धर रोती, काट कर टॉस में फेंक देना जो बेटी को वर न मिले, पर बभन पूरा न ब्याह ना अम्मा जी। अम्मा जब बाबूजी से लड़ती तो रो रो बताती कनवा ले आकर बोर गया। कनवा यानी अम्मा के बड़े चाचा। अम्मा जीती तो सपनों में यहाँ ब्याह न होता। कहती मेरी बेटी लंदन जाएगी पढ़ने, पर ये सारी ख्वाब ख्वाब ही रहे। 4 साल की अम्मा को छोड़कर नानी स्वर्ग से धार गई। दरोगा जी तीनों बेटों को लेकर नौकरी पर बिहार चले गए। अम्मा रह गईं चचेरे भाई बहनों संग गांव में। यहाँ अभाव था, संघर्ष था, उपेक्षा थी। इधर 7 साल के बाबूजी भी मातृ स्नेह से वंचित हुए। कर्कशा भावत की मानसिक यातनाओं के बीच 12 साल के बाबूजी का ब्याह अम्मा से हो गया और 16वें में गौना हुआ। दुबले पतले बाबूजी, भरी पूरी अम्मा, पूरे कुल की बुढ़ियों में हाय हाय मच गई। बाबूजी की चंद्रकाली फुआ ने डोली से बहू उतारते ही भाई को उलाहना दिया, गाय संगे बछरू बियह गईले। अम्मा की गांव शिक्षा थी, हमारे घर 7 हल की खेती। अम्मा ने पति को मंत्र दिया, पढ़ोगे नहीं तो मेरे भाइयों संग बैठोगे कैसे। जो तरे ऊपर पतलो रखकर फूंक भी दी जाऊं, घर में पढ़ना न छोड़ना तिवारी जी। और इस तरह बाबूजी हमारे कुल के पहले पोस्ट ग्रेजुएट हुए। आगे परंपरा बन गई। जिस जमींदार परिवार के लड़के गांव की प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ते थे, वहां बाबूजी ने इतिहास रचा और रचते चले गए। परगना पचोतर, जिला गाजीपुर का छोटा सा गांव सराय मुबारक देश के तमाम छोटे गांव जैसा ही है। लहलहाती खेती, हरे भरे बाग बगीचे, ताल तलैया, सगड़ा, कोली में साइकिल के पुराने टायर को सिटकुन से मार मार भगाते नंग धड़ंग बच्चे। इनार की जगत पर गोट्टे खेलती, खबर खबर झोंटा खजवाती लड़कियां। कुछ कांख में भाई भतीजे को दबाए खड़ी हो तमाशा देखती, कोई डाली में अंजा ले बनिए की दुकान से तेल मसाले की खरीद को जाती। औरतें सुबह शाम नियम से खेतों की ओर निकलती निबटने को, और डहर में रुककर टो टक्कर इनकी उनकी लेते चलती। मर्द किसानी से निजात पा रात को चौबे जी के बरामदे में बैठ गायकी करते, कभी फगुआ, कभी चैता, कभी भजन, कभी कीर्तन। नवयुवकों का भी अपना मंगल दल था जो समय समय पर नौटंकी खेलता। जब बरखा नहीं होती, शिव जी की पिंडी इनार में रस्सी से लटका रात भर कीर्तन होता, इस आस में कि अकबका के डूबे रहने पर शिव जी जागेंगे और इंद्र को लेख दिया बरखा कराएंगे। इस इलाके में शिव जी का बड़ा महात्म्य है। महाहट शिव इलाके के क्षेत्र देवता हैं। सुना है पूरे उत्तर भारत में एकमात्र पंचमुखी शिवलिंग है। यही वह जगह है जहां दशरथ ने श्रवण को मारा था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व है यहाँ अड़भंगी भोले का। मेरे गांव से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर महारी की छोटी सी चट्टी थी उन दिनों। कुल मिलाकर 4-5 दुकानें रही होंगी। एक किराने की, एक बिसाते की, कोने में चाय पकौड़ी की, हाँ एक झोला छाप डॉक्टर की भी, जो अपनी मोपेड से गांव गांव घूमते इलाज करते थे। उन्हीं डॉक्टर साहब की क्लिनिक के बगल में था कथानायक बलमा जी का स्टूडियो। पहली बार जब देखा था बलमा को, उम्र कोई 14 की रही होगी। शरीर में तमाम तरह के उफान का दौर। खुद को उम्र से ज्यादा सयाना समझने की जिद में ऐठी मैं अम्मा का हाथ थामे दुकान के बाहर रखी चौकी पर बैठ गई। मर्दर से जीप में बोरियों की तरह ठूंस कर लाई गई। मैं बैठकर अभी खुलकर ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि अंदर से दांत निपोड़ते हाथ में लोटा गिलास लिए बलमा निकला। उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। दुबला पतला लचलच बलमा, लाल रंग की टी शर्ट और सटकहवा नीला जींस पहने, माथे तक लटकती जुल्फें, खैनी सुर्ती के कोप से झौंसी करियाई दंत पंक्तियां, गले में धारीदार ललका गमछा लपेटे आकर सामने खड़ा हो गया। अम्मा का सोहर कर पैर छू, गिलास रख, लोटा लिए सामने नल से पानी लेने चला गया। पानी गिलास में ढार कर अम्मा को भेली पानी दिया और मेरी तरफ लोटा बढ़ाकर कहा, बहनी तुम लोटवे से पी लो। भयंकर उमस में ठंडा पानी पीकर जान में जान आई। हाल चाल पूछने के बाद बलमा ने पूछा, गांव में कैसे जाएंगी मालकिन? अम्मा ने कहा, पैदले। गांव अभी भी 1 किलोमीटर था। मेरी जान सूख गई। बलमा ने मेरी तरफ देखा और अम्मा से कहा, चलिए हम छोड़ देंगे, उन्हें जाना है।
अम्मा तैयार हो गई। हम उसकी फटफटैया राजदूत से, जो पूरे रास्ते फटे बांस के कर्कश भोंपू की तरह बजता रहा, गांव के बाहर अपने बाग तक पहुंचे ही थे कि अम्मा ने रोक दिया। रहे तो बाबू, अब हम चल जाए, कहा अम्मा ने दांत दिखा आभार व्यक्त किया। बलमा कभी मुझको देखता, कभी अम्मा को। शायद कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। हम घर आ गए। अम्मा ने ताला खोला, हाथ मुंह धोकर मैंने चाय बनाया। हमें देखते ही बगल के चाचा के यहाँ से दूध आ गया। बड़की अम्मा आकर बैठ गईं। ललई चाचा की माई भी आकर पीढ़ा ले बैठ गईं। अम्मा की बैठकी लग गई। सबने चाय पी। धीरे धीरे लड़कियों को खबर लगी। रूना, गीता, सीता, सुधा आदि आधम की। शाम के खाने की चिंता नहीं थी। हम हमेशा की तरह मऊ से चलते वक्त पूरी सब्जी लेकर चले थे। लड़कियों ने इशारा किया तो मैं अम्मा से पूछकर धीरे से बाहर निकली। काले काले मेघ सरपट हमारे गांव की ओर भागे चले आ रहे थे। देखते देखते अंधेरा छा गया। बस बुन्नी आने ही वाली थी। मुझे देख बगल की बड़की माई ने कहा, वाह बेटी, अइलू त अइलू, बरखा लहले अइलू। जियम मोर रानी। आशीष दे अपने जानवर खोल पलानी में बांधने लगी। हम कुंवर बाबा के चौतरे पर बैठ गए। आज बगल में गोड़ी ने भरसाएं नहीं झोंकी थी। बरसात में लौना का अभाव रहता था। घर की रोटी बनाए कि सबका दाना भूजे। मैं सोचती रही। गीता ने टोका तो मेरी तंद्रा टूटी। तुमको बलमा छोड़ गया? हाँ कह मैं उसका मुंह ताकने लगी। तुमसे किसने कहा दीदी? मैंने पूछा। पिंटुआ बता रहा था, उसने मुंह लटका कर कहा। मुझे ध्यान आया, पिंटू कैंची साइकिल चलाते हुए गुजरा था। लड़कियां आज अप्रत्याशित ढंग से चुप थीं। मैं सोच में थी, माजरा क्या है? सुधा बेचारा गांव तर आया था तो चाची को पानी दाना तो पूछ लेना चाहिए था। वह खासी नाराज लग रही थी। रूना और नाराज? ये चाची के पास न तनिको व्यवहार नहीं है। क्या सोचेगा बेचारा? उसका मुंह और लटक गया। सीता ने तो हद ही कर दी। आंख नचा कर कहा, तुम तो बहुते सट के बैठी थी। सब मुझे चील की तरह घूरे जा रही थी, जैसे मिनट में घोंट जाए। मेरा माथा घूम गया। हो गया धमाका। मैं तनकर खड़ी हो गई, कमर पर हाथ रख युद्ध की मुद्रा में। भौहें गुस्से में तान कर कहा, मतलब क्या है तुम्हारा सुदादी? मेरा पारा सातवें आसमान पर। तुम लोग बहुत गंदी हो, कहा मैं पैर पटकते घर लौट आई। मन अपमान से जल रहा था। पहली बार चित्र पर उंगली उठी थी। मेरी रुलाई फूट पड़ी। हद है, शक्ल से उस लुच्चे लफंगे के साथ। छी! मेरा मन गुस्से से कसैला हुआ जा रहा था। गुस्सा निकलना ही था। अम्मा बाहर बरामदे में बैठी बेना हाँक रही थी। साथ साथ बादल को घिरते देख मुक्त कंठ से कजरी गा रही थी। कैसे खेलन जेबू सावन में कजरिया, बदरिया घिरी आई नंदी। मैं धम से आ चौकी पर बैठ गई। क्या जरूरत थी आपको बलमा के साथ आने की? मैं गुस्से में चिल्ला रही थी। अम्मा ने बिना हाँकना और गाना दोनों साथ में बंद कर दिया। चेहरा खिंच गया। मेरी तरफ चिंता से देखकर पूछा, हुआ क्या? मैंने सब कह सुनाया। अम्मा ने केवल इतना कहा, मोगड़ा है, गलती हुई, नहीं आना चाहिए था। तो ये था अंश पाठ बलमा जी के स्टूडियो का। और शालिनी जी, अभी समय है और कोई मित्रों का सवाल? हाँ प्रतिभा, ये तो बड़ा सवाल है कि बहुत सारे लोगों को जो है स्त्रियों का लिखना पढ़ना, नमस्ते निमित्ता दी, नहीं देखा जाता है, खासतौर पे छोटी जगह पे। और छोटी जगहों पे तो धन्यवाद उषा दी, एक बहुत बड़ी समस्या है लेखन। आजमगढ़ जैसी जगह में लिखना। और फिर प्रतिभा जुड़ी हुई है मेरा रंग से यहाँ लगातार मेरे साथ। एक जो है, धन्यवाद सुभाष सर, धन्यवाद गीता दी, धन्यवाद उषा दी, धन्यवाद शालिनी जी, तो धन्यवाद दिनेश जी। प्रतिभा सवाल कर रही थी, धन्यवाद सुनीता जी, धन्यवाद दिव्या दी, लगातार आप का स्नेह मुझे मिल रहा है। प्रतिभा ने कहा कि छोटी जगहों पे या स्त्रियों का लिखना पढ़ना लोगों को पसंद नहीं आता है। हम ये शिद्दत से महसूस करते हैं। धन्यवाद एकता जी। अरे नहीं दी। धन्यवाद प्रज्ञा दी, धन्यवाद वाशिता जी, धन्यवाद पूनम जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात थोड़ा सा, अभी समय है शालिनी जी? शालिनी जी समय हो तो कृपया बताएं। धन्यवाद सुमन दी। प्रतिभा के प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूंगी कि स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल है
लिखना पढ़ना। आजमगढ़ में लिखना मेरे लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, यहाँ मेरे मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि मैं लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पति से पूछते हैं, अरे आपकी पत्नी तो जो है पुरुषों के खिलाफ लिखती है, मतलब आपने पितृसत्ता से सवाल किया तो आप पुरुषों के खिलाफ हैं। अरे भाई, हम पुरुषों के खिलाफ नहीं हैं। वो मेरे पिता हैं, पुत्र है, पति है, भाई है। हमारी लड़ाई जो है उस व्यवस्था से है जिसमें स्त्रियों के लिए दोयम दर्जे की नागरिकता का विधान है। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद ही बिल्कुल शादी बिल्कुल आप जैसे लोगों का स्नेह है, लेकिन सामाजिक तौर पे संवैधानिक समानता के अधिकार के बाद भी सामाजिक तौर पे जो है समानता का अधिकार हमें नहीं मिला। छोटी जगह पे लिखती हुई स्त्री, विवाह की स्त्री सीधे उल्टा है, सीधे उसके चरित्र पर लांछन लगाओ। ओके शालिनी जी, शुक्रिया आपका। तो जो प्रतिभा की समस्या है वो हम सब की समस्या है। छोटी जगह पे प्रतिभा बहुत संभावनाशील कवयित्री हैं और मेरे जनपद से निरंतर वो लिख रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आजमगढ़ जनपद में मुझ पे बार बार आरोप लगता है कि सोनी जी जितनी खराब कविताएं हैं आपके जनपद में है, सबका पाप आपके सिर है। तो मैं आज मेरा रंग के माध्यम से इस मंच से मैं कहना चाहती हूँ कि वो सारे पाप सिरोधारे हैं और ऐसे बहुत सारे पाप मैं अपने सिर पे ले लेना चाहती हूँ। क्योंकि जिस दिन मैंने सुना कि एक वो बिल्कुल साधारण सी घरेलू स्त्री ने जब लिखा कि अब मैं तुम्हारे पैरों की धूल नहीं बनूंगी, तो वो खुद को मेरी पैर की जूती, मेरी पैर की धूल वाली मानसिकता से कुछ तो मुक्त होने के बारे में वो कह रही थी। गीता दी मैं पढ़ रही हूँ और आपका हमेशा स्नेह हमारे साथ रहता है, बना रहे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे बात करूँगी। तो इससे डरने की बिल्कुल नहीं है प्रतिभा, पूरी दमखम के साथ हमें अपनी बात करनी है। थैंक यू शालिनी जी। तो बिल्कुल सुमंदी, वो सारे पाप सिरोधारे हैं और हम लिखेंगे, क्योंकि मुखर स्त्री सबसे ज़्यादा खलती है। जो अपनी बेटियों के साथ हम समाज में जो चीज बदलाव आया कि बेटियों के साथ जो हमारे समाज का वर्तमान का जो पुरुष है वो बहुत बदल गया है। वो दूध का गिलास लेके जाता है, उसके लिए हर चीज बराबरी का रखता है, लेकिन जब पत्नी की बात आती है तो तुरंत अंकुश। दरअसल जहां हम बैठे हुए हैं ना, वहां हम अभी भी हमारी पितृसत्ता के हाथ में वो डोर है, पतंग की डोर जो है अभी भी पितृसत्ता के हाथ में है। थोड़ी सी ढील बस दी है, वो जब चाहे तब खींच करके उसको तोड़ सकते हैं। तो अभी वो आज जो हमारी मांग है, हम लड़ाई नहीं है, हमारी मांग है, और उसके लिए निरंतर हमें ऐसे ही लिख करके, बोल करके, अपनी बातें रख करके ही हमें जो है अपनी आज़ादी चाहिए। और ये आज़ादी हमें लेके ही जो है पीछे हटना है, ताकि हमारी बेटियां जब कलम उठाएं। मैं उन पुरुषों से मेरा रंग के माध्यम से सवाल करती हूँ कि जब आप कहते हैं किसी लिखती हुई स्त्री को कि अरे वो तो एकदम चलताऊ है, बताऊ है, वो तो बहुत तेज है, तो सोचिए कि जब कल को आपकी बेटी कलम उठाएगी और वो उस जगह पे खड़ी होगी और आप उस पर भी ये आरोप लगेंगे, तब आपको कैसा महसूस होगा। हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हमें अपनी बात कहनी है, अपने अधिकार हमें चाहिए और हमें इक्वलिटी की मांग हमारी, हमें मनुष्य के तौर पे जो है स्वीकारा जाए, हमें व्यक्ति के तौर पे स्वीकारा जाए। जो एक हम केवल एक मादा बन करके इस समाज में रह गए हैं, उस जो मानसिकता है उससे मुक्ति चाहिए इस समाज से। वो चीज़ें बदलेंगी। बार बार मुझसे कहा जाता है, बिल्कुल उषा दी, कि वो अभी भी वही हाल है कि बकरी की जो है डोर बड़ी हुई है, लेकिन खूंटा तो पितृसत्ता का वैसा ही है, उतना ही मजबूत खूंटा है, और वो खूंटा बिना उखाड़े पितृसत्ता का। हमें जो है समानता का अधिकार नहीं मिलना है, हमें व्यक्ति की प्रतिस्थापना नहीं मिलनी है। तो हमें व्यक्ति की प्रतिस्थापना चाहिए इस समाज में, और इसके लिए जब हम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। तो जब हम अपने मेरी माँ कहती है कि बेटा जब हम अपने रास्ते पे बढ़ते हैं, अलग रास्ते पे, जब दुनिया भाई बने बनाए लीक पे तो सभी चलते हैं, जब लीक तोड़ के चलते हैं तो लोग धड़ाधड़ अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं कि अरे इसने तो समाज के विरुद्ध कार्य किया। लेकिन
जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, अपनी बात मुखरता से कहने लगते हैं, तो लोग खिड़की खोल के देखना शुरू करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि पूरी खिड़की खोल के देखते हैं जब और आपके कदम आगे बढ़ते हैं। जब आप मंजिल के करीब जाते हैं तो लोग वीना जी नमस्कार, तो लोग अपने दरवाजे खोल के झांकते हैं, और जब मंजिल पा लेते हैं, अपनी प्रतिस्थापनाएं दे लेते हैं, तो दरवाजा खोल करके वही ताली बजाते हैं। तो रास्ता अपना चुनना सबसे मुश्किल है, और हमें अपना रास्ता जब चुन ही लिया है, जब हमने कलम उठा ही लिया है, जब हम समर में कूद ही पड़े हैं, तो अब बातों से, आरोपों से डरने से क्या फ़ायदा। हमें लड़ना तो होगा ही। और अपना रंग के माध्यम से इस कोरोना समय में, जब पूरी दुनिया एक महामारी से, एक ताज़ी से जूझ रही है, जब चारों तरफ, हाँ कौशल जी बिल्कुल, तो ऐसे में मेरा रंग कम से कम हमें आप सबसे रूबरू करा के, दोस्तों से मिला करके, हमें एक बार फिर से हर पीढ़ी को बदलेगा थोड़ा। बिल्कुल संदीप, आप लोग बदल रहे हैं, और मेरा बेटा जो है उसकी सोच बहुत अच्छी है। वो निरंतर मेरे साथ बिल्कुल इस मानसिकता के साथ नहीं रहता है परिवार में कि यहाँ पे कोई लड़का है कोई लड़की है, इस तरह की भावनाएं नहीं हैं। थैंक यू गीता दी। तो आपके माध्यम से, मेरा रंग के माध्यम से अंत में मैं कहना चाहूँगी सभी लोगों से, आप लोगों से, कि सकारात्मक रहें, किसी भी तरह से खुद को सकारात्मक रखें। लिखना पढ़ना हालांकि ये समय बहुत रचनात्मक नहीं है, लेकिन हमें हर हाल में किताबें, हमें हर हाल में साहित्य, हमें हर हाल में एक चित्र, हमें हर हाल में संवाद, मित्रों से संवाद, दोस्तों से संवाद, ये बचाए और बनाए रखेगा। आसपास हम जितने लोगों की मदद कर सकें करिए, जितना भी कर सकें करिए, क्योंकि इससे बड़ी और आपदा शायद हमारे जीवन काल में कोई दूसरी नहीं आएगी। मैं बार बार जो है बहुत भावुक हो जाती हूँ अपने नमस्कार सीमा, आसपास की चीज़ों को देख करके। आप सभी मित्रों ने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा रंग, कि आज आपने मुझे दोस्तों से रूबरू करा के एक बार फिर से जो है लॉकडाउन के लिए तैयार किया, कि हाँ मैं मानसिक तौर पे थोड़ी तैयार हो जाऊं। मुझे कुछ और लोगों के सहयोग के लिए, कुछ और लोगों के साथ जो है जुड़ने के लिए, कुछ और थोड़ा सा पढ़ने लिखने के लिए। शालिनी जी, दिनेश जी, एक छोटी कविता सुना सकती हैं? ओके, हाँ भोजपुरी में, हाँ बिल्कुल शालिनी जी, भोजपुरी तो हमार सबसे प्रिय भाषा है। हाँ सुनीता जी, कला पे अपनी बात कर देती हूँ कि पहले भोजपुरी में बतियाल हल जा। दिनेश जी कहत हूँ भाई, भोजपुरी हमारा आत्मा, जितना अपनी माँ से हमके प्रेम है, उतना हमके भोजपुरी से प्रेम है। और हमके लगेला कि अपन बोली, अपन भाषा से हर व्यक्ति के लगाव होके के चाहिए। जबले हमारी जीवन में, हम सब के जीवन में अपन भाषा, अपन बोली, अपन बानी बचल रही, तोले हमके यकीन है कि हम सब के अंदर अपन जड़, अपन जमीन, अपनी माता पिता के प्रति लगाव, अपनी गांव, अपनी घर के बचाए रखले का संकल्प बचल रही। तो भोजपुरी कितनों पढ़ लिख लें, कितनों बात कह लें, जब जाली अपनी नैहर तो सबसे पहले अम्मा खातिर एक के बात निकलेला माई, और इससे सुंदर कोई शब्द मेरे जीवन में नहीं है। कला पे तो हम सब बहुत नौसिखुए कलाकार हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे आसपास कला के बहुत ही सुंदर लोग हैं जो निरंतर, बेगूसराय से सीताराम जी को तो मैं गुरु ही मानती हूँ। वो हमें निरंतर बताते रहते हैं, आकर के इनबॉक्स बता जाएंगे कि ये रेखा ऐसे बनेगी, तो ये चित्र ऐसे बनाओ। फिर अनुप्रिया ने शुरू में जो है मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं तकनीक बताई। मैं ठीक है, मैं कला की ही शिक्षिका हूँ। और अच्छा सुनीता जी, लेकिन थैंक यू प्रज्ञा दी। कला की बात पे गीता दी चाहती हैं कि हम कुछ बात करें, तो मैं बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, और ना मैं प्रोफेशनल, बहुत मन उस चीज़ पे लगता है कि एक कोई कलाकार के तौर पे, चित्रकार के तौर पे एक कोई पहचान बने।
चित्रकला, संगीत, साहित्य, ये तीनों चीज़ें मुझे अपनी माँ से विरासत में मिली। मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ को स्पेस मिला होता तो शायद वो बहुत बड़ी नृत्यांगना, बहुत बड़ी चित्रकार या बहुत अच्छी गायिका होती। तो इन सारी चीज़ों को मैं अपनी माँ के पास से लेके आई हूँ। तो चित्रकला भी मुझे माँ से विरासत में मिली। मेरी माँ कोहबर चित्र बहुत सुंदर बनाती थी और धीरे धीरे मैंने जब शुरुआत की चित्र बनाने की, रेखांकन, तो मैं कोहबर चित्रों को लेके आती थी। लेकिन जब मेरे सामने अनुप्रिया और अपराजिता जी के रेखा चित्र आते थे तो फिर लगता था यार हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो अनुप्रिया ने मेरी बहुत मदद की। उसने निरंतर मुझे बताया कि सोनी रेखांकन कैसे होगा, आप किन चीज़ों का प्रयोग करें। लोकगीत, गीता दी गीत गावे का बहुत इच्छा ना हो पावा था, काहे कि समय ऐसा हवे कि ए समय गीत उतना अच्छा लगता तनिको। बहुत माफ़ी आपसे चाहब, गीत गावे का इच्छा बिल्कुल ना, लेकिन पक्का है कि मेरा रंग के माध्यम से हम आप लोग के सामने अपनी लोकगीत, अपनी अम्मा की गीत के साथ भी आई, जब कोरोना का जंग हम सब लोग जीत ले जाता। तो चित्र जो है मेरे लिए जीने का माध्यम। मैं जब सबसे ज़्यादा निराश होती हूँ, जब सबसे ज़्यादा हताश होती हूँ मैं, जब मुझे लगता है कि अब जीवन में बहुत सारी उम्मीदें नहीं बची हैं, तो मैं चित्र बनाने बैठती हूँ और वो चित्र जो है वो मुझे एक बार फिर से जिंदा कर देते हैं। तो चित्र मेरे लिए जीने का सबसे सशक्त माध्यम है और बनाती हूँ, अपने लिए बनाती हूँ, स्वांतः सुखाय बनाती हूँ। अच्छा लगता है आप लोग के सामने जब फेसबुक पे दे देती हूँ। कई बार पत्र पत्रिकाओं में छप भी जाता है, बहुत सारी पत्रिकाएं मांगती भी हैं। तो इसके अपनी चित्रकला में तो मैं अपनी गुरु सीताराम जी को, अनुप्रिया जी को, अपराजिता जी को मानती हूँ। और इन दिनों सबसे ज़्यादा जिसके चित्र मुझे अच्छे लग रहे हैं वो हमारी नटखट कवयित्री शैलजा पाठक की, जब वो आर्ट ऑफ द डे डालती हैं। भाई कोई कितना भी ज़्यादा चित्र बना ले, लेकिन जो चित्र हमें मुस्कान दे जो चित्र हमें मुस्कान दे वो सबसे प्यारे चित्र हैं। तो चित्र भी उतने ही मेरे लिए प्रिय हैं जितना लिखना पढ़ना। हाँ जी बिल्कुल सिराज जी, कुछ चित्र मेरे पास यहीं पड़े होंगे। मैं आपको, मेरी एक आर्ट की कॉपी होती है और मैं उस पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, कुछ चित्र बनाते चलती हूँ आर्ट की कॉपी पे और इसको इसी में रखती जाती हूँ। हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल मैं जेल पेन का प्रयोग करती हूँ प्रतिभा। हाँ सिराज जी देख लें, इस तरीके से इस पे मैं बनाती जाती हूँ। ये मेरे चित्र हैं और इस कॉपी पे बनाने का उद्देश्य केवल ये रहता है जेल पेन से कि इस तरह से ये सुरक्षित रहेंगे, मेरे पास पड़े रहेंगे, कहीं इधर उधर नहीं होंगे। तो इन दिनों मैं सबसे ज़्यादा चित्र ही बनाती हूँ। शालिनी जी, दिनेश जी, इजाज़त है। शालिनी जी मुझे सुन रही हैं? अगर समय हो गया हो आपका, बहुत अच्छी बातचीत रही, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी की। एक बार फिर से आशा का संचार हुआ और बहुत बहुत आभार आप सभी का। आभार मेरा रंग, आभार दिनेश जी, आभार शालिनी जी, गीता दी और सारे मित्र। मुझे लगता है कि धन्यवाद वाजदा जी, मुझे लगता है शरद जी धन्यवाद, कि अगर मित्र ना हो, प्रवेश जी धन्यवाद, तो हमारी दुनिया बहुत ही सूनी है, बहुत बेमानी है। अरे उषा दी धन्यवाद, प्रतिभा, शालिनी जी, दिनेश जी, इजाज़त है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अरे प्रज्ञा दी, तो कुछ पूछिए ना, तो बात कर लेते हैं। प्रज्ञा दी, धन्यवाद राजन जी, धन्यवाद सुमन जी, धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलते हैं आप सभी से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रंग को बहुत बहुत आभार।